कनकपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बहुत ही सीधा और ईमानदार था। उसकी पत्नी और एक बूढ़ी बीमार माँ थी। रमेश के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था, लेकिन पिछले कई सालों से रमेश की कोई भी फसल अच्छी नहीं हुई थी। इससे दुखी होकर रमेश चारपाई पर बैठा था। तभी उसकी पत्नी रमा ने आवाज दी। अजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा है। माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उन्हें तो मैं भूखा भी नहीं रख सकती। अजी, आपने कुछ सोचा है आगे हम क्या करेंगे? मैं जानता हूँ भाग्यवान, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। रोज मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन न जाने मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। कुछ महीने पहले ही गेहूं बोए थे, लेकिन देखो वह भी अच्छी नहीं हो पाई। इसकी वजह से कोई गांव वाला मेरी बोई हुई कोई भी फसल नहीं खरीदता। इस पर रमेश की पत्नी रमा कहती है, मैं जानती हूँ जी, इसीलिए तो आप परेशान रहते हैं। लेकिन अब तो रसोई घर में भी थोड़ा ही अनाज बचा है। माँ जी को तो हम भूखा नहीं रख सकते। आगे हम क्या करेंगे? खैर, जाने दीजिए, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप कुछ न कुछ कर ही लेंगे। रमेश अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। अगली सुबह रमेश अपने खेत की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज आती है जो कि रमेश के ही पड़ोसी की होती है। उसका नाम जग्गी होता है, जो एक लालची और दूसरों से जलने वाला व्यक्ति होता है। रमेश को आता देख जग्गी कहता है, अरे ओ रमेश भैया, कहाँ जा रहे हो? लगता है अपने खेत की तरफ फसल को देखने जा रहे हो। अरे भाई, अब रहने भी दो। आखिर कब तक अपनी फसलों की आस में रहोगे? अरे कई सालों से तो कुछ नहीं हो पा रहा है तुमसे। अब आगे तुमसे क्या ही होगा? हाँ। रमेश उसकी जली कटी बातें सुनकर कहता है, अरे जग्गी भैया, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस पर जग्गी कहता है, आखिर बेवकूफ को कोई कितना समझाए। हाँ ठीक है भाई, मैं भी देखता हूँ कि वह दिन कितने जल्दी आएगा। उसकी यह बात सुनकर रमेश थोड़ा दुखी हो जाता है। इसके बाद रमेश अपने खेतों पर पहुंचता है और अपने फावड़े से थोड़ी सी जमीन खोदना शुरू कर देता है। वहाँ वह कुछ बीज प्याज की फसल की बो देता है। रमेश, मैंने प्याज के नए बीज बो दिए हैं। भगवान करे इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। इसके बाद रमेश घर आता है और माँ को पुकारता है, माँ। अरे आ गया बेटा, काफी देर लगा दी बेटा तूने। माँ, वो मैंने आज खेत में प्याज की नई फसल बोई है, इसलिए घर आने में देर हो गई। तुम बताओ, तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है माँ? बेटा, दर्द तो बहुत ही है। कल गांव के वैद्य जी के पास गई थी। उनके पास एक औषधि है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए उनसे लेने की हिम्मत नहीं हुई। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल वैद्य जी से तुम्हारे लिए औषधि ले आऊंगा। अच्छा चल ठीक है, तू कह रहा है तो ले ही आएगा। इसके बाद रमेश अपने कमरे में आता है और खुद में सोचने लगता है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। आखिर माँ के लिए औषधि कहाँ से लाऊंगा? अगली सुबह रमेश वैद्य जी के पास जाता है, जो काफी बूढ़े थे। रमेश को देखते ही, बेटा, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? बाबा, मैं क्या बताऊंगा आपको। कल माँ कह रही थी कि आपने पैर दर्द की औषधि बनाई है। माँ के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। बाबा, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जंगलों के पेड़ पौधों से
जो भी औषधि बनाता हूँ उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पैरों के दर्द को दूर करने की औषधि देता हूँ। लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे 4 दिन का भोजन कराना होगा। रमेश यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। ठीक है बाबा, मैं 4 दिन तक रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया करूंगा। इसके बाद बाबा उसे कांच की शीशी देता है, जिसे लेकर रमेश अपने घर आता है। घर पर उसकी माँ और पत्नी होती है। माँ, यह लो तुम्हारी दवा, वैद्य से लेकर आया हूँ। अब इस दवा को खाकर आपके पैरों का दर्द गायब हो जाएगा। अरे बेटा, मुझे पता था तू यह औषधि जरूर लाएगा। अब तू यह औषधि ले आया है ना, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तेरे जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गई। माँ, यह तो मेरा कर्तव्य था। तभी रमा रमेश के पास आती है। सुनिए जी, सच सच बताइए, आपके पास माँ जी की दवा के लिए पैसे कहाँ से आए? क्या किसी से आपने उधारी ली है? नहीं नहीं भाग्यवान, मैंने किसी से उधारी नहीं ली। वैद्य जी ने पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन ये वो क्या कर रहे हैं? बताइए ना, वैद्य जी को देने के लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास? भाग्यवान, वैद्य जी ने कहा है कि औषधि के बदले में उन्हें 4 दिन का भोजन कराएं। क्या कहा आपने? 4 दिन का भोजन? यह क्या किया आपने? आपको पता है ना, रसोई घर में सिर्फ सीमित भोजन ही बचा है। ऐसे में अगर हम 4 दिन तक रोज रोज वैद्य जी को भोजन देते रहेंगे तो मैं आपको और माँ जी को क्या खिलाऊंगी जी? भाग्यवान, मैं जानता हूँ मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। माँ के लिए वैद्य जी से वो औषधि लेनी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। इस समय दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। रमा रमेश और उसकी माँ को भोजन देती है। रमेश की माँ भोजन खाने लगती है, लेकिन रमेश सिर्फ बैठा देख रहा था। क्या हुआ बेटा, तू भोजन क्यों नहीं खा रहा? खा लूंगा माँ, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम खा लो। इसके बाद रमेश की माँ अपने कमरे में चली जाती है और रमेश अपना भोजन लेकर वैद्य जी के पास आ जाता है। बाबा, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, खा लीजिए। जो भी मेरे घर में रूखा सूखा था मैं आपके लिए ले आया। आ गया बेटा तू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा। वैद्य जी उसका भोजन खा लेते हैं। इसके बाद रमेश रोज ऐसा ही करता है। चौथे दिन रमेश की पत्नी। सुनिए जी, आज तो रसोई घर में सारा अनाज खत्म हो गया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, आज क्या बनाऊंगी? रमेश यह सुनकर दुखी हो जाता है और मन ही मन आज कैसे बाबा को भोजन दूंगा। वह अपने खेतों में जाता है और देखता है कि उसकी बोई हुई प्याज की फसलों में से एक प्याज खिलाई है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। रमेश उसे तोड़कर अपने घर ले आता है। रमेश की पत्नी। ये क्या है जी, एक प्याज से क्या होगा भला? रमेश रसोई घर में जाता है और एक आटे के डब्बे को खोलता है, जिसमें बहुत ही कम आटा था। तुम इस आटे की रोटी बना दो। यह क्या बोल रहे हो जी? इस आटे की तो केवल एक और बहुत छोटी ही रोटी बन पाएगी। इससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। तुम बनाओ तो सही, तुम इस आटे की छोटी ही सही लेकिन रोटी बना दो। इसके बाद रमा थोड़े से आटे की एक छोटी सी रोटी बना देती है। उसे लेकर रमेश वैद्य जी के पास जाता है। यह लो बाबा, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, लेकिन आपसे माफी चाहता हूँ, आज मेरे घर में आटा नहीं था। बस जो थोड़ा सा आटा बचा था उसी से मेरी पत्नी आपके लिए रोटी बना दी है, और साथ में मैं अपने प्याज की फसल में से सबसे पहला जो प्याज खिलाया था वह ले आया हूँ। जी रमेश की यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज यही खा लूंगा। बेटा,
तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हारी रोटी और प्याज खाकर मुझे आनंद आया। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वैद्य बाबा अपने पिटारे में से एक सफेद रंग की पोटली निकालते हैं और रमेश को दे देते हैं। यह लो बेटा, औषधि। यह मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। यह चमत्कारी औषधि है। इसे तुम जिस भी चीज में डालोगे उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। जैसे तुमने मुझे भोजन खिलाया है, वैसे ही तुम भूखे इंसानों को भोजन कराओ। तुम एक ढाबा खोलो। तुम जो भी खाने की चीज बनाओगे उसमें इस औषधि का इस्तेमाल करना। यह तुम्हारी कमाई का साधन भी बनेगा। इसके बाद वैद्य जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वैद्य जी की बात सुनकर रमेश भी खुश हो जाता है। बाबा से पोटली लेकर रमेश अपने घर वापस आता है। अरे, आ गए आप। ये आपके हाथ में क्या है जी? रमेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। यह क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में ये चमत्कारी पोटली है? लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। कहाँ से लाएंगे हम अनाज? हाँ भाग्यवान, यही तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भोजन बनाने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी रमेश के घर एक औरत आती है जो रमा की पड़ोसन होती है। अरे रमा भाभी, कहाँ हो आप? अरे मीना भाभी, आप बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाभी, मैं आपके लिए कच्चे चावल और दाल लेकर आई हूँ। इस बार हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। अब रमेश भाई का तो पूरे गांव को पता ही है, इनकी फसल तो कहाँ अच्छी हुई होगी, तो सोचा थोड़ा बहुत आपके ही घर दे देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपका। आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप इतनी अच्छी हैं तो मैं ले आई आपके पास। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। यह देखिए जी, कितने सारे चावल और दाल है। अब हम इन्हें ही बनाएंगे। इसके बाद रमेश और रमा दोनों साथ में दाल और चावल बनाने लगते हैं। दाल चावल बन जाने के बाद चलो रमा, अब इसमें बाबा की दी हुई चमत्कारी औषधि मिलाते हैं। हाँ, आप ही डालिए। रमेश दाल चावल में औषधि डालता है। दोनों दाल चावल लेकर अपने घर के बाहर एक एक लकड़ी की पटरी पर बैठ जाते हैं। तभी रमेश के पास एक गांव का युवक आता है। अरे रमेश भैया, अब ये कौन सा नया धंधा खोल लिया है? दाल चावल का ढाबा? पर मुझे लगता नहीं है कि यह चलेगा भाई। अरे भाई, एक बार खाकर तो देखिए। हम दोनों मियाँ बीवी ने बहुत मेहनत से बनाए हैं, इसके बाद आप बताइएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, खा लेता हूँ तुम्हारे हाथ के बने हुए दाल चावल। लेकिन पहले ये तो बताओ कि कैसे दिए हैं? बस 10 रुपए की प्लेट है भाई। हाँ ठीक है भाई, लगा दो। इसके बाद रमेश की पत्नी उसे एक प्लेट में दाल और चावल देती है। युवक दाल चावल खाता है। अरे भाई, इसमें तो बहुत स्वाद है। ऐसे दाल चावल तो मैंने कभी नहीं खाए। जरा एक प्लेट और लगा दो। रमेश और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। यह सब जग्गी छुप कर देख रहा था। यह सब देखकर जग्गी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो इस रमेश ने नया रास्ता खोज निकाला है। अब पूरे गांव में इसकी वाह वाह होने लगेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। वह रमेश के ढाबे के पास गया। अरे रमेश भाई, कैसे हो? आज बड़े जोरों की भूख लगी है, जरा एक प्लेट दाल चावल तो लगा दो। अरे भाई, दाल चावल तो खत्म हो गए। क्या ये भी कोई बात हुई रमेश भाई? इतने मन से आया था तुम्हारे ढाबे पर। खैर अब जाने दो। अच्छा, चलता हूँ। अच्छा रुको भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए दाल चावल बना देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, बना दो। तभी रमेश को थोड़ी दया आ गई। रमेश जग्गी के लिए दाल चावल बनाने लगा। देखते ही देखते रमेश अपनी सफेद पोटली में से उस औषधि को निकालता है और वैद्य जी के द्वारा दी हुई औषधि को दाल चावल में डाल देता है। यह सब जग्गी बहुत ध्यान से देख रहा था। अच्छा, तो यह राज है इसके इतने स्वादिष्ट दाल चावल का।
इसकी वजह से ही इसके दाल चावल गांव भर में इतने स्वादिष्ट होते हैं। तभी रमेश जग्गी को अपने बनाए दाल चावल देता है। ये लो भाई, खाओ मेरे दाल चावल। दाल चावल खाकर भाई मजा आ गया खाकर, तुम्हारी दाल चावल काफी स्वादिष्ट हैं। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद जग्गी फिर वापस रमेश के ढाबे पर आता है और देखता है ढाबे पर कोई नहीं है। वह चुपके से सफेद पोटली उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। अब ये हुई ना बात, अब मैं देखता हूँ कि उस रमेश के दाल चावल कैसे बिकते हैं। अब मैं अपना ढाबा खोलूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। उधर रमेश को जब अपने ढाबे पर चमत्कारी पोटली दिखाई नहीं देती तो वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी होते हैं। अब हम क्या करेंगे जी? यहाँ से पोटली कौन ले जा सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा? रमेश वापस उसी वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी, वो पोटली जो आपने मुझे दी थी वह किसी ने चोरी कर ली। अब क्या होगा बाबा? अब कैसे मेरे हाथ के बने दाल चावल लोगों को पसंद आएंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो। जिसने भी वह पोटली चुराई है उस पर औषधि का उल्टा असर होगा। लेकिन बेटा, तुम उदास क्यों होते हो? तुम जो बहुत मेहनत और लगन के साथ दाल चावल बनाते थे, तभी सभी गांव वाले तुम्हारे बने दाल चावल इतना पसंद करते थे। हाँ, मेरी दी हुई औषधि स्वाद को थोड़ा बढ़ा जरूर देती थी, लेकिन तुम्हारी सच्ची निष्ठा और लगन के आगे उसका इतना महत्व भी नहीं। तुम जाओ और फिर से अपने ढाबे पर जाकर उसी प्रेम और निष्ठा भाव से दाल चावल बनाओ। तुम देखना, गांव वालों को तुम्हारे बने हुए दाल चावल बहुत पसंद आएंगे। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। इसके बाद रमेश अपनी पत्नी के साथ फिर से दाल चावल बनाना शुरू कर देता है। उधर जग्गी भी अपना ढाबा खोलता है। वह खूब सारे दाल और चावल बनाता है और उसमें वही औषधि मिलाता है। गांव का एक व्यक्ति जग्गी की दुकान पर जाता है। भाई, जरा एक प्लेट दाल चावल तो लगा दो। हाँ भाई, अभी लगाता हूँ। जैसे ही वह आदमी जग्गी के हाथ के बने दाल चावल खाने लगता है, उसे उल्टियां होने लगती हैं। अरे, यह क्या बकवास दाल चावल बनाए हैं? जब बनाना ही नहीं आता तो क्यों बेचते हो? अरे क्या हुआ भाई, क्या दाल चावल पसंद नहीं आए? पसंद आने की बात तो दूर है, इतने खराब दाल चावल तुमने अपनी जिंदगी में नहीं खाए। तुम ही खाओ अपने दाल चावल। इसके बाद गुस्से में वह आदमी वहाँ से चला जाता है। आखिर ऐसे कैसे बने हैं? मैं ही खाकर देखता हूँ। अरे इतने कड़वे बने हैं ये तो, इनसे तो मुझे भी उल्टियां हो जाएंगी। छी छी छी, हे भगवान, अब कौन मेरे बने दाल चावल खाएगा? इतने सारे दाल चावल खरीदने के लिए तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। यह क्या कर दिया मैंने? और जग्गी बहुत तेज तेज रोने लगता है। रमेश और उसकी पत्नी बहुत मेहनत से बिना औषधि के दाल चावल बनाते हैं। सभी गांव वालों को वो बहुत पसंद आता है और उनके ढाबे पर फिर से भीड़ लगना शुरू हो जाती है। बिना औषधि के रमेश का ढाबा पहले की तरह ही चलने लगता है और रमेश हंसी खुशी अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है।